नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के अंतर्गत। मैथ्स में हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात, समानुपात, इससे पूर्व के वीडियो में रेशियो अर्थात अनुपात के संबंध में बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे समानुपात या प्रोपोर्शन का। तो क्लास शुरू करने के पहले एक बार पुनः कि जो इस समय एक पैंडेमिक सिचुएशन फिर से आपका ओमिक्रॉन का चल रहा है, आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और सभी प्रोटोकॉल का पालन करिए और अपने को सुरक्षित रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए, तो जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने अनुपात इससे पहले देखा, अब समानुपात की बात करते हैं। तो समानुपात को यदि आप देखें तो समानुपात शब्द दो शब्द सम धन अनुपात, अर्थात सम का आशय होता है समान, यानी जब हम बात करते हैं कि दो समान अनुपात हों तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको समानुपात कहते हैं। इस क्रम में अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहेंगे कि दो समान अनुपातों को हम क्या कहेंगे, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। और इसको जो चिन्ह है, यानी जो समानुपात का चिन्ह है, समानुपात चिन्ह है, उसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, यानी इस चिन्ह से हम समानुपात को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण के क्रम में हम चलते हैं और इस कथन के बारे में बात करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। जैसे दो अनुपात हम ले रहे हैं, एक 9:30, 9:30 और दूसरा आपका ले रहे हैं 15:50, 15:50। और आप जानते हैं कि अनुपात को भिन्न के रूप में भी हम लिखते हैं 9/30, और 9/30 को अगर आप सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 बार जाएगा, ये 10 बार अर्थात 3/10, या इसे अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं 3:10। और ये क्या है, उसका सरलीकृत रूप है, यानी संक्षिप्त रूप है। 15/10 को भिन्न के रूप में हम परिवर्तित करेंगे तो 15/50, ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 धामा 50 अर्थात 3/10, या अनुपात में कहें तो 3:10। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर 3:10 है, इधर भी 3:10, यानी दोनों का अनुपात क्या है, समान है। तो हम कहेंगे कि 9:30, इसको इस तरह से कि 9:30 बराबर 15:50। दोनों अनुपात बराबर हैं, समान हैं, तो यहाँ हम समान बराबर के स्थान पर क्या करते हैं, समानुपात का चिन्ह लगाते हैं और लिखते हैं 9:30 समानुपात 15:50। तो ये हमारा समानुपात का रूप है कि दो समान अनुपात। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस पर एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं, एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं किसकी, कि दो लड़कियों के, दो बालिकाओं के नंबर को लेकर हम बात करते हैं कि शीला और रमा, दो शीला और रमा, इन दोनों ने परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी में जो अंक पाए हैं, तो शीला का हिंदी में
और अंग्रेजी, दो विषयों के अंकों का हम तुलनात्मक रूप देखेंगे, क्योंकि तुलनात्मक रूप ही क्या है, अनुपात है। तो शीला जहां हिंदी में 50 अंक और अंग्रेजी में 40 अंक पाती है, शीला हिंदी में 50 और अंग्रेजी में 40 अंक पाती है, वहीं जब हम रमा की बात करते हैं तो रमा हिंदी और अंग्रेजी में 45 और 36 अंक पाती है। तो ये शीला और रमा, तो अब इसमें कई एक प्रश्न हम लेके चलते हैं। सबसे पहले कि शीला और रमा के हिंदी के अंकों का अनुपात क्या है। शीला और रमा के हिंदी प्राप्तांक का अनुपात, जो उसमें अंक प्राप्त किया कि प्राप्तांक का अनुपात हम देखते हैं, तो इनके अनुपात क्या हो जाएगा, 50/45। वहीं अब इसमें आप देखिए 50/45, या इसे हम इस रूप में अनुपात के रूप में लिखें तो 50/45। तो अब 50/45 है, तो अब इसको सरलीकृत करेंगे तो ये 5 का 10 बार जाएगा, ये 9 बार, तो ये आपका आ गया 10/9। या अनुपात में भी संक्षिप्त रूप में बताया था कि दोनों पदों का जो महत्तम समापवर्तक होता है उससे दोनों पदों को विभाजित करते हैं, तो हमें उसका संक्षिप्त रूप, तो इसका मासा 5 आएगा, तो ये आपका 10/9 ये आपका आया। अब यहीं पर हम अंग्रेजी के अंकों का अनुपात देखते हैं। जो अंग्रेजी में प्राप्तांक है, अंग्रेजी प्राप्तांक का अनुपात, तो अंग्रेजी प्राप्तांक का अनुपात आप देखेंगे तो 40 और 36 है, 40/36, या हम लिखेंगे 40/36। तो अब इसको सरलीकृत करेंगे तो 4 से जाएगा तो 10/9, या हम लिखेंगे 10/9। अब यहाँ आप देखिए इसमें भी 10/9 है और इसमें भी 10/9 है, तो यहाँ दोनों अनुपात समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों अंक क्या है, चारों प्राप्तांक समानुपात में है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि दोनों अनुपात, हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुपात बराबर है, या यूं कह दे कि समान है। दोनों अनुपात समान है, हिंदी का अनुपात 10/9 और अंग्रेजी का प्राप्तांक का अनुपात 10/9 है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 50/45 बराबर 40/36। और जैसा बताया कि बराबर के स्थान पर हम क्या करते हैं, समानुपात का चिन्ह लगाते हैं और लिखेंगे कि 50/40 समानुपात 50/45 समानुपात 40/36। तो ये क्या है, ये अनुपात में है। तो यहाँ एक सामान्य, तो इस आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इस आधार पर हम अब परिभाषित करते हैं। कि जब चार राशियां, जैसे चार राशियां यहां कौन कौन सी थी, 50, 45, 40 और 36, तो परिभाषित हम करेंगे कि चार राशियां, संख्याएं या पद समानुपाती कब होंगे। चार राशियां, अब उसी को हम राशियां भी कहते हैं, उसी को पद भी कहेंगे, और संख्याएं, चार राशियां, पद या संख्याएं समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी जब, कब, अब उसकी शर्त क्या होगी, चार राशियां, चार पद या चार संख्याएं समानुपाती होंगी जब पहले और दूसरे का अनुपात, किसका, पहले
और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां अब पहला दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे का अनुपात क्या होगा, जब बराबर होगा तो वह चारों पद, चारों संख्याएं या चारों राशियां क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इससे एक चीज और आपका निकल के आया कि समानुपात में 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद। अब 4 पद आपके, जैसे यही हमने संख्याएं लिया था, कौन कौन सा, 50 अनुपाते 45, समानुपात 40 अनुपाते 36। तो यहां पर 50 क्या है, ये आपका पहला पद है। 50 क्या है, पहला पद। 45 क्या है, ये आपका दूसरा पद है। 40 ये आपका तीसरा पद है। और 36 ये आपका चौथा पद है। पहला पद 50, दूसरा पद 45, तीसरा पद 40, चौथा पद 36। तो ये आपके 4 पद होते हैं। तो यहां अब पहला पद कहे या प्रथम पद कहें, दूसरा पद कहे या द्वितीय पद कहे, तीसरा पद कहे या तृतीय पद, चौथा पद या चतुर्थ पद, अब ये 4 पद हैं। तो इनमें एक संकल्पना और आपको मिलती है। वो संकल्पना आपकी है कि इसमें वाह्य और मध्य पद की बात आती है। इसमें वाह्य और मध्य पद। तो हम बात करते हैं किसकी, वाह्य एवं मध्य पद। समानुपात में वाह्य एवं मध्य पद की बात आती है। तो वाह्य और मध्य पद के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 अनुपाते 4 समानुपाते 3 अनुपाते 6। ये हमने लिया एक समानुपात है, ये आपस में समानुपाती हैं, ये चारों संख्याएं, चारों पद या चारों राशियां। तो इसमें जो आपका 2 और 6 है, ये क्या हैं, ये आपके वाह्य पद हैं। 2 और 6 वाह्य पद हैं, यानी पहला और चौथा पद। फिर 4 और 3 ये क्या है, ये आपके मध्य पद है। यानी दूसरा और तीसरा क्या है, तो ये आपका क्या था, ये आपका पहला पद था। कौन, 2, 4 दूसरा पद, 3 आपका तीसरा पद और 6 आपका चौथा पद। यानी पहला और चौथा पद क्या है, वाह्य पद, दूसरा और तीसरा पद क्या है, मध्य पद। तो यहां हम इस तरह से लिखते हैं, इसको समझते हैं कि वाह्य पद बराबर क्या है, वो पहला और चौथा पद। पहला और चौथा पद। यहां पर क्या है पहला और चौथा, 2 और 6। फिर मध्य पद कौन कौन है, मध्य पद बराबर दूसरा और तीसरा पद। दूसरा और
तीसरा पद कौन कौन से हैं? 4 और 3। ये आपके मध्य पद हैं। अब आपका जो वाह्य पद और मध्य पद है, इनमें भी आपस में संबंध है, और जब ये समानुपात में होगा, अर्थात हम यहां इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि समानुपात में अगर वो चारों राशियां समानुपाती संबंध में हैं, अर्थात वो समानुपात में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाह्य पद है, इन संख्याओं यानी इन पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको इस तरह से समझें कि वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। इस पर आपके प्रश्न बनते हैं, और एक प्रश्न पक्का है। अभी इस पर हम एक एग्जाम्पल भी कराएंगे, प्रैक्टिस तो बाद में कराएंगे। अब इसको इस तरह से लिखें, या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। कैसे? पहला पद गुणे चौथा पद, वाह्य पदों का गुणनफल। वाह्य पद में कौन कौन है? पहला और चौथा पद। तो यहां हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहला पद गुणे चौथा पद बराबर मध्य में कौन है? दूसरा और तीसरा। तो हम इस तरह से कि दूसरा पद गुणे तीसरा पद। अब इस पर आपको दो तरह के प्रश्न सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो इसमें या तो 4 संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या यह समानुपात हैं, या आपको इन 4 में से किसी एक में रिक्त स्थान कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, एक्स ए या कोई एक चर संख्या डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या इसका मान होगा, यानी उसके मान को वहां पर पूछा जाएगा। एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू या पी की वैल्यू, कोई भी हम संख्या के स्थान पर हम रख दें, बीज अंक को रख दें। तो अब यहां पर हम इसी पर आधारित कुछ 1-2 प्रश्न की बात करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा और एक आपको बात बता दें कि यदि 4 शून्येतर संख्याएं, अब यहां पर जैसे हमने संख्याओं को लिया, अब हम बीज अंकों की बात कर दें। यदि 4 शून्येतर संख्याएं, इसको इस तरह से समझ लें कि 4 शून्येतर संख्याएं कौन सी हैं? ए, बी, सी और डी। तो इनका समानुपात होने की शर्त क्या होगी कि ये समानुपात होंगे। इनके समानुपात होने की शर्त ये है कि A इंटू डी बराबर B इंटू सी। वो यही चीज कह रहा है। पहला पद A, दूसरा पद B, तीसरा पद C, चौथा पद D। पहला और चौथा पद, दूसरा और तीसरा पद। तो आइए अब इस पर 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसी पर कि क्या 12, 24, 48 समानुपात हैं। अब यहां पर आपके पास 12, 24, 48 है। तो अब इसको हम 2 तरह से समानुपात होने को सिद्ध करेंगे, 2 विधि से। तो हम प्रथम विधि की बात कर रहे हैं। समानुपात में हम जानते हैं कि अनुपातों में जब समानता होती है तो उनको हम समानुपात कहते हैं।
तो प्रथम दो पद कौन से हैं, या समानुपात में हमने ये भी पढ़ा था कि पहला दूसरे पद का जो अनुपात होगा वही तीसरे और चौथे पद का अनुपात हो तो वो राशियां समानुपात होंगी। तो यहाँ हम 12:24 की बात करें तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 12/24, इसका मान हो गया 1/2 या कह दें 1:2। भाई हमने इस रूप में इसको लिखा। फिर दूसरा हमारा क्या है, 24:48, तो ये क्या हो गया 24/48, इसका मान भी 1/2 या 1:2। तो हमने ये देखा कि यहां पर दोनों अनुपात क्या हैं, यहां दोनों अनुपात समान हैं, यहां दोनों अनुपात क्या हैं, समान हैं। अतः हम कहेंगे कि 12, 24, 48 क्या हैं, समानुपात हैं। भाई दोनों अनुपात समान हैं, यही इसकी परिभाषा है कि अनुपातों के समान होने पर उन्हें हम समानुपात कहते हैं, अनुपात समान है। और दूसरी विधि की बात हम करते हैं, जो अभी हम लोगों ने सूत्र लिखा था, A × D बराबर B × C, यानी पहला पद और चौथा पद। तो पहला पद कौन सा है, 12, चौथा पद 48, तो हम यहां पर कर दें 12 × 48 बराबर दूसरा और तीसरा 24 × 24। अगर ये दोनों तरफ मान बराबर होता है RHS LHS, इट मीन्स ये समानुपात हैं। तो 12 का 8 बार ले जाएंगे, 96 का 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 9 57 576 और 24 चौको 96, 24 दूना 48, 9। तो ये क्या हुआ, दोनों बराबर हैं। तो यहां पर भी हम लिखेंगे चूंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इसलिए यह संख्याएं क्या हैं, समानुपात हैं। तो एक प्रश्न तो आपका इससे बनता है। उसके बाद फिर आपका हम एक प्रश्न और लेके चलते हैं इसी तरह का, जैसे हमने कहा था कि फिल इन द ब्लैंक या मिसिंग नंबर्स पे आपका प्रश्न पूछेगा। जैसे अब इस पर हम लेते हैं 8 अनुपाते, जगह खाली है, समानुपात 7:14, ये आपका है। अब इसका मान आपको, तो हम मान लेते हैं माना संख्या या राशि पद बराबर क्या है, x है। तो ये क्या हो जाएगा 8:x समानुपात 7:14। तो अब बाह्य पद का गुणनफल 8 और 14 का, x और 7 का, तो 8 × 14 बराबर x × 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 14/7, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, तो 8 × 2 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 16, अर्थात इसका मान कितना आएगा, इसका मान 16 आएगा। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो हमने बात किया कि समानुपात क्या है। समानुपात के 4 पद होते हैं और इसमें 2 बाह्य पद, 2 मध्य पद। बाह्य पद हमारे कौन हैं, 8 और 14, ये क्या हैं, ये हमारा बाह्य पद है, और x और 7 ये क्या हैं, ये हमारे मध्य पद हैं। तो इस तरह हम इसकी बात किए और फिर सूत्र हमने देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब हम बात करते हैं किसकी, समानुपात के प्रकार की। तो समानुपात 2 प्रकार का होता है, एक अनुलोम समानुपात और दूसरा प्रतिलोम समानुपात। तो हम पहले प्रकार पर चलते हैं। पहला प्रकार है हमारा अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात का, अनुलोम का मतलब अपने अनुसार। तो अब यहां पर इसको हम एक उदाहरण से लेके चलते हैं।
हम पुस्तक की संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खरीदने गया, पुस्तक की संख्या, और इधर क्या है, पुस्तक का मूल्य रुपए में। तो अब हम ये देखते हैं कि 5 पुस्तक हम खरीदते हैं तो वो 100 रुपए में मिलती है। वहीं हम 15 पुस्तक खरीदते हैं तो उसका मूल्य 300 रुपए होता है, और 3 पुस्तक खरीदते हैं तो उसका मूल्य 60 रुपए मिलता है। भाई 5 पुस्तक का मूल्य 100 रुपए, तो हम ऐकिक नियम से लगा देंगे कि एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए, तो 15 पुस्तक, 15 दूनी 30 यानी 300, और 3 पुस्तक 20 और 20 तिहाई 60। तो अब ये हमारा, अब लेकिन इसको हम समानुपात के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ, 5 से हम 15 पर आए तो इसमें संख्या कितनी गुनी वृद्धि हुई, 3 गुना। यहां पर क्या हुआ, 3 गुना वृद्धि हुई। फिर यहां पर मूल्य में कितने गुना वृद्धि हुई, मूल्य में भी 3 गुना वृद्धि, 3 गुना वृद्धि। हम ये कह सकते हैं कि जिस अनुपात में यहां पर वृद्धि हुई उसी अनुपात में वृद्धि, उसी अनुपात में ये वृद्धि कैसी हुई, उसी अनुपात में। अब हम देखते हैं 5 से हम 3 पुस्तक में आते हैं तो यहां पुस्तक की संख्या में क्या होती है, संख्या में कमी होती है, और फिर 100 से 60 रुपए मूल्य में भी कमी आती है। तो यानी कमी भी क्या होगी, कमी भी इसी के अनुपात में, जो यहां पर कमी हुई है, संख्या का जो अनुपात कम हुआ। अब इसको हम समझ भी लेते हैं, जैसे बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि। भाई 5 और 15 हम इस तरह से निकालें, 5 अनुपाते 15, और इधर देखें मूल्य में, तो मूल्य क्या हुआ, 100 अनुपाते 300। अब जो यहां हमने बताया कि जिस अनुपात में यहां पर वृद्धि हुई संख्या में, उसी अनुपात में मूल्य में वृद्धि हुई, तो वो भी देख लेते हैं। तो 5 को इसको सरल करेंगे तो 1 अनुपाते 3 आया, और इसको सरल करेंगे तो 1 अनुपाते 3, यानी यहां पर क्या हुआ, ये अनुपात समान है, यानी ये समानुपात में है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, कमी की बात करते हैं। तो कमी होने पर, जो कमी होने हैं, तो कमी कैसे हुई, 5 अनुपाते 3 आया, 5 अनुपाते 3, और मूल्य कितना हुआ, 100 अनुपाते 60। इसको आप सरल करिए तो ये आपका 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60, यानी 5 अनुपाते 3। तो यहां पर भी जिस अनुपात में पुस्तक की संख्या में कमी हुई, उसी अनुपात में कमी किस में हुई, मूल्य में हुई। तो यहां हम ये देखते हैं कि यहां पर पुस्तकों की संख्या और उसके मूल्य में, भाई पुस्तकों की संख्या और उसके मूल्य में क्या हुआ, अनुलोम अनुपात की बात कही। किस रूप में हुआ, यहां अनुलोम, यानी इस प्रकार के अनुपात को हम सीधा या अनुलोम अनुपात कहेंगे, जिसमें सीधे सीधे, भाई सीधे सीधे पुस्तक का संख्या बढ़ी, पुस्तक का मूल्य बढ़ा, पुस्तक की संख्या कम हुई, उसी अनुपात में उसका मूल्य कम हुआ। तो यहां हम ये कहेंगे कि ये जो अनुपात है, इसी अनुपात को अनुलोम या सीधा अनुपात भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, अनुलोम या सीधा अनुपात। तो ये तो आपका हो गया। अब हम इसी पर एक उदाहरण और लेके चलते हैं, इसी पर अनुपात पर ही, कि आप इसको और समझेंगे कैसे, कि ये संख्या की बात जब हम करेंगे। यहां तो हमने 1 लिया, अब हम बात करेंगे किसकी,
हम पेंसिल की बात करते हैं, इधर पेंसिल और इधर मूल्य। तो जो पेंसिल की संख्या है, पेंसिल की संख्या, उसको हम x में प्रदर्शित करें और मूल्य जो रुपए में है उसको y से। अब हम ये देखते हैं कि पेंसिल की संख्या में कि 18 पेंसिल का मूल्य कितना है। 18 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए। वहीं 36 पेंसिल जब हम लेते हैं तो उसका मूल्य 40 रुपए। फिर 54 पेंसिल लेते हैं, उसका मूल्य 60 रुपए। 72 पेंसिल लेते हैं, उसका मूल्य 80 रुपए। और 9 पेंसिल अगर हम लेते हैं तो उसका मूल्य कितना होगा, उसका मूल्य 10 रुपए। तो अब यहां पर हम देखें तो 18, 20। अब इन दोनों के मध्य हम अनुपात भी देखते चलें, x बटे वाई। तो अब x बटे वाई 18 बटे 20, तो ये कितना हो गया, 9 बटे 10। 2 9 18, 2 दहम्मा 20। उसी तरह 36 बटे 40, तो 4 9 36, 4 दहम्मा 40, यानी 9 बटे 10। 54 बटे 60 है, तो ये 6 9 54, 6 दहम्मा 60, इसमें भी 9 बटे 10 आएगा और यहाँ 9 बटे 10। तो हम ये देखते हैं कि हर एक का अनुपात क्या है, समान है। अर्थात पेंसिल और इसमें आप देखें तो जैसे जैसे हमारा पेंसिल का अनुपात बढ़ता है, तो अब इसको इस तरह से समझें कि जो पेंसिल, यानी हम ये कह दें कि 18 पेंसिल बटे 36 पेंसिल, 18 पेंसिल बटे 36 पेंसिल, भाई यही आया। और इसका मूल्य दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 18 का कितना मूल्य है, 20, और 36 का कितना है, 40। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 18 अनुपाते 36 बराबर 20 अनुपाते 40। अब क्या ये बराबर है, तो इसको सरलीकृत करते हैं, तो ये दोनों पदों को सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 एकन्नम 18, 18 दूनी 36, 1 अनुपाते 2, और इधर 20 14 नहीं सॉरी 40, तो ये 1 अनुपाते 2। तो यहां हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 18 अनुपाते 36 समानुपाते 20 अनुपाते 40। और अनुलोम में हमने यही बात की थी कि जैसे जैसे पेंसिल की संख्या में जिस अनुपात में वृद्धि होगा, यानी 18 से यहां गया तो ये 2 गुना बढ़ा, ये 2 गुना बढ़ा। 18 से 54 गए, 3 गुना बढ़ा, तो 20 तिहाई 60, ये भी 3 गुना बढ़ा। 18 से 72 पर गए तो 4 गुना वृद्धि हुई, तो 20 से 80 पर भी 4 गुना वृद्धि हुई। अब कम हुआ, अब देखिए कम भी हुआ। अब 18 से ये आया किस पर, ये आया 9 पर, यानी इसका आधा हुआ, तो 20 से आधा दाम में भी हुआ। तो वही कहता है कि पेंसिलों की संख्या और उसके मूल्य में कौन सा संबंध है, उसके मूल्य में अनुलोम समानुपात का संबंध है। तो इस आधार पर हम इसको और परिभाषित कर सकते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हों, जब दो राशियां x, y इस प्रकार संबंधित हों,
इस प्रकार संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y उसी अनुपात में वृद्धि हो, यानी x के बढ़ने पर y में उसी अनुपात में वृद्धि, y में क्या हो, उसी अनुपात में वृद्धि हो, या x के कम होने पर y में उसी अनुपात में कमी हो, y में उसी अनुपात में कमी हो, तब हम कहेंगे कि x y क्या होंगी, ये अनुलोम समानुपाती कहलाएंगी। तब राशियां क्या होंगी, तब राशियां अनुलोम समानुपाती होंगी। तब राशियां क्या होंगी, अनुलोम समानुपाती होंगी। और वहां पर जो x y के मान हमने लिया था, देखिए जो संख्या पेंसिल की लिया था x बटे y का, हर जगह 9/10 9/10 9/10 9/10 आया था। तो यहां पर x बटे y का मान क्या होगा, का मान अचर होगा या अचर होता है। x और y का मान क्या होता है, अचर होता है। तो अब जैसे हमने देखा था पेंसिलों की संख्या बटे पेंसिलों का मूल्य बराबर x बटे y, यहां पर यही तो हमने देखा था, पेंसिल की संख्या बटे पेंसिल का मूल्य x बटे y, यही तो है। पेंसिल की संख्या को हमने x में बताया था और मूल्य को क्या बताया था, y में बताया था। तो x बटे y इसका मान क्या था, अचर था, और यहां x बटे y और ये कितना था, समान 10 था, जो कि क्या था, हर जगह समान था। तो हम ये कह सकते हैं कि x बटे y बराबर k, जहां k का मान क्या है इस पेंसिल के प्रश्न में, जहां k बराबर 9/10 है। तो ये तो हमने क्या किया, अनुलोम समानुपात के क्रम में बात कर लिया। अब हम अनुलोम समानुपात का संबंध की बात करते हैं कि अनुलोम समानुपात के संबंध को हम सीधे तीरों को एक ही दिशा में प्रदर्शित करते हैं। तीरों को क्या करते हैं, तीरों को एक ही दिशा में लगाकर हम व्यक्त करते हैं। जैसे उसी प्रश्न से हम उदाहरण लेते हैं। जैसे पेंसिल की संख्या और इधर हमने लिखा मूल्य। तो लिया था 18 पेंसिल, भाई 18 पेंसिल का मूल्य कितना था, 20 रुपए। फिर 36 पेंसिल का मूल्य कितना है, 40 रुपए। यानी पेंसिल की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है और उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो यहां आप निशान एक ही दिशा में लगाएंगे और इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे कि अर्थात 18:36 समानुपात 20:40। हम इसको इस तरह से व्यक्त करेंगे। एक उदाहरण हम और इस पर दे देते हैं कि 4 कॉपी का मूल्य 20 रुपए। यहां पर कि 4 कॉपी का मूल्य, एक प्रश्न इसी पर हम ले लेते हैं कि 4 कॉपी का मूल्य 20 रुपए। तो 2 कॉपी, अब घटने का हम ले लेते हैं, तो 2 कॉपी का मूल्य
2 कॉपी का मूल्य क्या होगा? तो वैसे 4 का 20 है तो 2 का 10 होगा सामान्य तौर पर, लेकिन हम कैसे इस पर तीर लगाएंगे? तो कॉपी और मूल्य, कॉपी 4 है 10, कॉपियां कम कर देंगे तो उसका दाम भी कम हो जाएगा, यानी दोनों सीधे रूप में चल रहे हैं, तो सीधा अर्थात अनुलोम अनुपात है, और इसको हम लिखेंगे कि 4:2 समानुपाते 10:x। अब बाह्य पदों का गुणनफल जैसा हमने भी पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे x बराबर 2 गुणे 10, तो ये क्या हो गया? x बराबर 20/4 अर्थात 5 रुपए। तो इसका आधी कॉपी हुई तो मूल्य भी आधा, 5 रुपए। इसी तरह एक सवाल और हम इस पर देख लेते हैं, अनुपात, और वो भी अनुलोम अनुपात के ऊपर, कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? तो अब पहली चीज, जब आप यहां पर देखेंगे समय बढ़ने के साथ दूरी भी बढ़ती है, स्वाभाविक है बढ़ेगी। 1 घंटे में 2 घंटे में 120 चलेगी तो 5 घंटे में ज्यादा दूरी तय करेगी, बढ़ेगा मान। तो यहां क्या है? अनुलोम समानुपात का संबंध है। पहली चीज तो हमको यही देखना है, अनुलोम है या प्रतिलोम। तो अभी हमने अनुलोम की बात किया, यहां अनुलोम संबंध है। तो अब मान लेते हैं कि माना 5 घंटे में कितना चलेगी? x किलोमीटर। तो अब समय और इधर दूरी, समय किस में है? घंटा में, आवर में, और दूरी कितना है? किलोमीटर में। तो अब 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में x किलोमीटर, सीधा दोनों अनुलोम है, एक ही तरफ होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2:5 बराबर 120:x। तो अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो यानी 2 गुणे x बराबर 5 गुणे 120, तो x बराबर 5 गुणे 120/2, तो ये 60, और फिर x की वैल्यू कितना आ गई? 60×5 300 किलोमीटर। यानी अभीष्ट दूरी जो तय करेगी वह कितना चलेगी? 300 किलोमीटर की। अब इसमें आपका आगे का बात करते हैं प्रतिलोम अनुपात का। ये तो हमने अनुलोम अनुपात की बात किया। अब समानुपात। अब समानुपात में हम प्रतिलोम समानुपात की बात करते हैं। प्रतिलोम समानुपात, इसी को उल्टा समानुपात भी कहते हैं। वो सीधा था तो ये क्या था? ये उल्टा समानुपात। तो अब इसको भी हम एक प्रश्न के क्रम में ही आगे लेके चलते हैं। 5 मजदूर किसी मकान की पेंटिंग 10 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? भाई 5 मजदूर, यहां पर मजदूर, यहां पर काम का दिन,
तो 5 मजदूर किसी पेंटिंग को 10 दिन में करेंगे तो 10 मजदूर उस पेंटिंग को कितने दिन में करेंगे, ये x दिन में करेंगे। और हम आप जानते हैं कि जब एक ही काम को मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, दिनों की संख्या ये कम हो जाएगी। तो जब ये कम होगी तो इसका मतलब कि इसका उल्टा रूप है। तो यहां काम में लगे दिनों की संख्या निश्चित तौर पर कम होगी। यहां पर क्या होगी, ये निश्चित तौर पर कम होगी और दिनों की संख्या, चूंकि यहां 2 गुना मजदूर हुआ तो यह उसकी संख्या आधी होगी। तो यहां कितना आ जाएगा, आधा, तो इसका आ जाएगा 5। अब ये 5 आया तो ये क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ तीर होगा तो इसमें तीर उल्टा ऊपर की तरफ चलेगा। प्रतिलोम अनुपात या उल्टा अनुपात में यही चीज ध्यान देना है। तो जिस अनुपात में दिनों की संख्या को बढ़ाते हैं, जिस अनुपात में, उसी अनुपात में दिनों की संख्या, मजदूरों की संख्या को बढ़ाते हैं। जिस अनुपात में मजदूरों की संख्या को हम बढ़ाते हैं उसी अनुपात में दिनों की संख्या क्या होगी, कम होती जाती है। तो इस प्रकार के समानुपात को हम क्या कहेंगे, इसी को हम प्रतिलोम या उल्टा समानुपात कहते हैं। अब यहां एक चीज और हमने बता दिया कि इसमें जो तीर अनुलोम में सीधे एक ही दिशा में लगाते हैं, किंतु यहां पर हम क्या करते हैं, हम उल्टी दिशा में लगाते हैं। जब ये जैसे यहां पर ये 5 x के स्थान पर हम क्या कर दें, x के स्थान पर यहां हम 5 कर दें, तो अगर आप देखिए अनुलोम अनुपात के क्रम में देखते तो 5:10 बराबर 10:5 नहीं होता। हम इसको क्या करते हैं, इस अनुपात को उलट देते हैं। इस तरह से कहें कि जब 4 राशियां, ये 4 राशियां हैं, प्रतिलोम समानुपात में होती हैं, प्रतिलोम समानुपात का चिन्ह लगाया। जब 4 राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती हैं तब क्या करते हैं, अंत की 2 राशियों यानी बाद की 2 राशियों 10 और 5 के अनुपात को उलट दिया जाता है या उसके विलोम रूप में लिख दिया जाता है। यहां पर यह ध्यान रखना है। और प्रतिलोम समानुपाती की दोनों राशियां विपरीत दिशाओं को इंगित करने वाली होती हैं। जो तीर हम लगाएंगे वो क्या होंगे, विपरीत दिशा की ओर इंगित करने वाले होंगे। तो ये था क्या, हमारा प्रतिलोम समानुपात। चलिए आज के लिए इतना ही और फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।